एमपीएस के खिलाफ का लड़ा है। अब बोल रहा है हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, 20 लाख वर्कर का साथ मिलके हम भी लड़ाई लेंगे, ये पूरे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का साथ मिलके हम लोग भी लड़ाई लेंगे। लेकिन वो डिमांड करने का अधिकार आपको कब रहेगा? आप सरकार कर्मचारी है तो आपको एक हक है, आपको एक अधिकार है, आपको एक राइट है। हमको एनपीएस नहीं चाहिए, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन साथियों, अब कंपनी में ज्वाइन करेगा तो खत्म है ना। इंडिया में कोई कंपनी वर्कर को पेंशन है? आप सीसीएस पेंशन रूल किताब में देखो, लाइक वेबसाइट पे भी है, उसका प्रियम्बल क्या बोलता है? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज। तो जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सीसीएस पेंशन रूल 1972 का अनुसार पुराना पेंशन को डिमांड करने का आपका अधिकार है। आप एक दफा कंपनी में ज्वाइन कर दिया, परमानेंटली जिंदगी में आपका पूरा पेंशन का अधिकार खत्म। और हम कंपनी में क्यों ज्वाइन करेंगे बाबा? आई विल नॉट ज्वाइन, आई शुड बी ज्वाइन। ये मन में रखिए कॉमरेड। दूसरा, आज का मीटिंग है, रेड्डी ने बताया आपको, हम लोग का एक पोजीशन है, विकास उन्होंने बताया। अभी इधर चौधरी किधर है? चाचा का हमारा सामने इंफ्रा फैक्ट्री, ये तो चाचा में था। हम तब एनपीएस लागू हुआ 2007-2005 में एक मीटिंग के लिए इंफ्रा फैक्ट्री गए। कैंजीनाल में बहुत बड़ा बिल्डिंग था, उस समय 300-400 कर्मचारी एनपीएस का था, नया लड़का ले। हमने एनपीएस के खिलाफ में बोल दिया, उधर मीटिंग खत्म हो गया। ये 300-400 लोग आके हमको गैरों कर दिया, आप कौन होता है एनपीएस को विरोध करने का? बोले क्यों बाबा, तो हमारा फेडरेशन का प्रिंसिपल नहीं साहब, हमको 1,00,000-2 लाख रुपया पेंशन मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक शीट निकाल के हमको शो किया, आपको याद रहेगा। हाँ, उन्होंने बोला देखो साहब, रिलायंस का, रिलायंस किसका? अंबानी का। उस समय अदानी इतना फेमस नहीं था, अंबानी ही था। रिलायंस का शेयर 10 रुपया का शेयर अभी 850 रुपया है। आपको कौन 10 रुपया रिलायंस का शेयर में इन्वेस्ट किया, उनको 850 रुपया मिल रहा है, इतना गुना। तो उसी तरीके से हमको पेंशन मिलेगा। हमारा तो कंट्रीब्यूशन है, सरकार का कंट्रीब्यूशन है, वो तो शेयर मार्केट में जाएगा, हमको बेनिफिट मिलेगा। आप क्यों विरोध कर रहा है? हमने उनको बोला बाबा आप लोग शेयर मार्केट का उस्ताद है, हमको शेयर मार्केट का एबीसीडी नहीं मालूम, लेकिन इतना हमको मालूम है उस समय हर्षद मेहता का भी फ्रॉड चल रहा था शेयर मार्केट का। हमने बोला हमको सरकार कर्मचारी है, सामान्य आदमी है, एक लोअर मिडिल क्लास का वर्कर है, रिटायरमेंट का बाद हमारा बेसिक पे का 50 हमको गारंटी मिल रहा है, उसके ऊपर हमको डीए मिलता है, हम मरने के बाद हमारा वाइफ को पेंशन मिलता है, हमारा अनमैरिड डॉक्टर, हमारा विडो डॉक्टर, हमारा फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, इन सबको पेंशन मिलेगा, पुराना पेंशन। हम उसी में हाथी हैं। हमको 1,00,000 रुपये नहीं चाहिए। रिटायरमेंट के बाद क्या 2 रोटी खाएंगे? आटा का ही रोटी खाएगा ना, सोना का रोटी नहीं खाएगा, खा भी नहीं सकता। तो हम उससे हैप्पी है। लेकिन आपको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया पेंशन मिलेगा करके आप बोल रहा है, तो करेंगे हम लोग, देखेंगे आपका अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है, अब वेट करो। तो कब क्या हुआ? वो ठीक है, उसको तो एवज कमेटी इलेक्शन आएगा, मेंबरशिप वेरिफिकेशन आएगा, वो सब आएगा, लेकिन वो सवाल नहीं है। सवाल हमारा जिंदगी का सवाल, इश्यू इज अवर लाइफ, उसी का सवाल है। बात क्या हुआ? ओसीएफ आवड़ी में किधर से हम रिटायर हुआ, उस फैक्ट्री में एक पद्मा नायर करके मैडम रिटायर हुआ 10 साल सर्विस के बाद। रेड्डी ने बोला ना, उस दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में 10 लोग बैठा था, जनरल मैनेजर डॉक्टर राजीव चक्रवर्ती, सबको पीपीओ दिया पुराना पेंशन का। इस पैरत का साथ आया, एस्टैब्लिशमेंट का जगह उनको पूछा इनका पीपीओ किधर है? वो बड़ा साहब इनको पीपीओ नहीं है। बोला इसमें उसको पीपीओ नहीं है सर, ये तो पूरा एनपीएस में है। तो एनपीएस में पेंशन नहीं मिलेगा सर, हमको कुछ नहीं मालूम एनपीएस में मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी ये तो सबसे पहले का केस है ओसीएफ आवड़ी में, हमको नहीं मालूम इसको कैसे पेंशन कैलकुलेट करना। और हम लोग सब कॉन्फ्रेंस में था, जीएम से झगड़ा किया, जीएम ने उसी जगह पे हमको बोला बॉम्बे में जाओ, पीएफआरडीए का ऑफिस में बैठ के तुम 1 महीना भी उधर रहो, लेकिन इस मैडम का पेंशन को लेके आना है। उन्होंने लेके आया, कितना मालूम है? 950 रुपये। वही पुराना पेंशन में होता है तो उसको मिनिमम पेंशन 9,000 प्लस आजकल
146% मिली। आज भी उसको कभी हम मार्केट में मिलता है उसको 950 रुपया। फैमिली पेंशन का सुविधा नहीं था, ग्रेजुएटी का सुविधा नहीं था। धीरे धीरे आपने संघर्ष किया, लड़ाई किया, आज उसने फैमिली पेंशन का प्रोविजन है। लेकिन बताया ना उदाहरण यह का, वो तो मर गया, उसका फैमिली तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसको हमने परमानेंट कर दिया। कोई भी एम्प्लॉई वाइलिंग सर्विस जब होगा उसका फैमिली को मिलेगा पुराना पेंशन का अनुसार फैमिली पेंशन। इसका मतलब लीगली हमको एक राइट तो है, हमारा वाइफ को मिलेगा पेंशन, हम मरने तो, हम जिंदा है तो हमको नहीं मिलेगा। ये किधर का न्याय है बाबा, ये किधर का चाणक्य नीति है? ये किधर का चाणक्य नीति है? हम तो मरेगा, हमारा वाइफ को मिलेगा, लेकिन हम जिंदा रहेगा हमको नहीं मिलेगा। उसका मतलब रिटायरमेंट का 2 दिन पहले हमको सुसाइड करना है। हमारा पास तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो इतना खतरनाक एनपीएस है कॉमरेड, उसका खिलाफ में उन्होंने बोला हमारा तो लास्ट कर्मचारी तक ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। हमारा ये जो अभी कमेटी बनाया स्वामीनाथन कमेटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो क्या इंप्रूवमेंट करेगा बाबा? तुमने तो ऑलरेडी इंप्रूवमेंट किया, 10% पर तुमने 14% किया। हम 10% पेमेंट कर रहा है, तुम 14% पेमेंट कर रहा है। उसका बाद भी वही 2000, वही 3000, तो क्या इंप्रूवमेंट करेगा? ये सब नाटक है। चुनाव को मन में रख के 5-6 स्टेट गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया, तुम विड्रॉ नहीं कर सकता है। एक लालच क्रिएट करने के लिए इंप्रूवमेंट का नाम पर तुम स्वामीनाथन कमेटी बनाया, हम लोग सब उसको रिजेक्ट कर दिया। स्वामीनाथन कमेटी इमिटी कुछ नहीं करेगा। हम लोग का एक ही डिमांड है, एनपीएस को खत्म करो, पुराना पेंशन स्कीम को लागू करो, उसका अलावा कोई डिमांड नहीं है। आज के मीटिंग के बारे में बहुत एक्सपेक्टेशन है, हम लोग आर्ग्यू करेंगे आप लोग की तरफ से, लेकिन 7 केवल शुक्ला जी नहीं है, 7 डीडीजी है। पहले एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का उधर से इंस्ट्रक्शन आएगा, काम हो जाएगा, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। 7 डीडीजी को बना के रखा है। अब 7 तो दिमाग में 7 ओपिनियन है, लेकिन एआईडीएफ का एक ही ओपिनियन, वैकेंसी क्रिएटेड प्रायर टू 22/12/2003, उस वैकेंसी में भर्ती करने के लिए 20/5/2003 में सरकार ने चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पावर दिया, अधिकार दिया। उन्होंने उसका पावर को 3003 में भी यूज किया, 4 में भी यूज किया, 5 में भी यूज किया, वो हमारा गलती नहीं है। इसलिए सभी फैक्ट्री का सैंक्शन लेटर है, हम 2-3 फैक्ट्री का उदाहरण भी हाथ में रखा है, आप मीटिंग में प्रोड्यूस भी करेंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है एमओडी का चिट्ठी 20/5/2003 का अनुसार हम फील्ड गन फैक्ट्री को 50 वैकेंसी सैंक्शन कर रहा है, तो उस 50 आदमी को मिलना है। अब 2004 में दिया सैंक्शन, 2005 में दिया, उसमें उस वर्कर का कोई कसूर नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है। तो 20/5/2003 का अनुसार वो जेडब्ल्यूएम हो, चार्जमैन हो, एलडीसी हो, दरवान हो, फायरमैन हो, हमारा एक्स ट्रेड अप्रेंटिस हो और हमारा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में आया कोई भी हो, उन सबको पुराना पेंशन स्कीम मतलब 7354, उसमें कुछ लोग रिटायर हो चुका पता नहीं, कुछ लोग का डेथ हो गया वो भी पता नहीं, लेकिन ये 7354 कौन है? उन 7354 को पुराना पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। ये आज का मीटिंग में हम लोग की तरफ से बहुत स्ट्रांगली हम लोग आर्ग्यू करेंगे, लेकिन विश्वास नहीं है इन लोग के ऊपर। इसलिए कल का फेडरेशन का सर्कुलर देखो, कल हमने इश्यू किया, उसमें देखिए हमारा तो नेशनल काउंसिल जेसीएम का सेक्रेटरी है शिवगोपाल मिश्रा जी, उनका तरफ से हमने पेंशन डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखा है। कारण 3/3/2003 का चिट्ठी में लिखा है 31/10 का पहले, मतलब इस महीने 31 का पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी श्री कुमार को ओपीएस मिलेगा नहीं मिलेगा डिसीजन लेना है। तो कैसे डिसीजन लेगा 31 अक्टूबर का पहले? आज हमारा मीटिंग है, हम लोग का विचार वो सुनेगा, उसके बाद वो बोलेगा हम आपस में बात करके फिर आएंगे, 31 को खत्म हो जाएगा ना। ऐसा ही पूजा का हॉलीडे से 3-4 दिन, तो टाइम किधर है? इसलिए हमने लिखा है इसको टाइम को एक्सटेंड करो, 31 जनवरी तक इसको टाइम दे दो और 3 महीने का टाइम चाहिए। कारण अपॉइंटिंग अथॉरिटी लोग रेलवे में, डिफेंस में, किधर भी हो प्रॉपरली लोग डिसीजन नहीं कर रहा है, वो भी लिखा है। और ये भी लिखा है हमारा
स्टाफ साइड का मतलब एसीएम का फेडरेशन का विचार है। नोटिफिकेशन का मतलब वो कंसर्न मिनिस्ट्री, कंसर्न डिपार्टमेंट वैकेंसी फिलअप करने के लिए तो सैंक्शन लेटर इश्यू किया, उस लेटर को नोटिफिकेशन प्रिंट करना पड़ेगा, उसका अनुसार आपको क्लैरिफिकेशन इश्यू करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर टू अनुकंपा के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में कितना लोग आया, उनको 22/12/2003 का पहले 22/12/2003 का पहले उनका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कंसिडर करने का जनरल मैनेजर ने कॉल लेटर इश्यू किया, वेरिफिकेशन लेटर इश्यू किया। उस डेट का अनुसार, उस लेटर का अनुसार कितना लोग 4 में 5 में कभी भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में आया, उसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। ये दोनों पॉइंट कल मिश्रा जी ने चिट्ठी लिखा है, पेंशन डिपार्टमेंट को चले गया। मानिए इधर इन लोग एग्री नहीं करेगा तो भी आप सबको मालूम है एआईडीएफ किधर कन्विंस्ड है, एआईडीएफ उस सूची को छोड़ेगा, अंतिम तक फाइट करेंगे। इसलिए आज भी आप प्रोटेक्टेड है। 48 आवर्स किया YAL एंड TCL, आपका वर्किंग आवर को 48 किया, हमने चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने उनको स्ट्रिक्चर पास किया, उसके बाद वो ऑर्डर विड्रॉ किया। आज भी आप शनिवार का दिन आपडे कर रहा है, वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का वजह, हमारा कोर्ट केस का वजह। इसलिए डरने का कुछ नहीं, घबराने का कुछ नहीं, आप विश्वास में रहिए। हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। एक उदाहरण बोल के समाप्त कर रहा हूं। आपको मालूम है आपका फेस्टिवल एडवांस बंद कर दिया, मालूम है ना? 7वां पे कमीशन का बाद फेस्टिवल एडवांस बंद कर दिया। सभी लोग सोचा बंद हो गया, अभी वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फाइट किया, आपने संघर्ष किया। लास्ट DCM नेशनल काउंसिल मीटिंग में एक बेसिक पे हम लोगों ने डिमांड किया। कैबिनेट सेक्रेटरी को ये सवाल पूछा, सर आपका घर में एक सर्वेंट मेड काम कर रहा है, आपका मिसेस उसको दिवाली को एडवांस नहीं देता है? कहता है ना, हम सरकार कर्मचारी को क्यों नहीं मिलेगा? ये लड़ाई करके अभी तो लास्ट महीने DCM हुआ, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का सेक्रेटरी ने एग्री किया, सभी केंद्र सरकार कर्मचारी को फेस्टिवल एडवांस हम 20,000 रुपया देंगे। आपने फाइट किया इसलिए मिला ना, आप चुप बैठेगा तो कोई देगा? ऐसा बहुत इश्यूज लेके हम लोग फाइट कर रहा है। हमारा इतना ही अपील है, नंबर 1 आप कभी भी ऑप्शन मत दीजिए कंपनी में जाएगा। नंबर 2 एनपीएस के लड़ाई में एआईडीएफ का क्या क्या संदेश आता है, उसका अनुसार उस आंदोलन में पूरा का पूरा आपको पार्टिसिपेट करना है। नंबर 2। नंबर 3 आने वाला वास्तविक चुनाव, वो भी एक आंदोलन का मंच है। ये केवल 7 लोगों को 10 लोगों को इलेक्ट करने का एक मंच नहीं है, उनको पद देने का मंच नहीं है, वो भी एक आंदोलन का प्लेटफॉर्म है। बस कमिटी इलेक्शन आल्सो इज अ स्टैंड प्लेटफॉर्म। तो उसमें हमारा लाल झंडा यूनियन को पूरा का पूरा पैनल वोट डाल के उनका विक्ट्री को आपने इंश्योर करना है। ये हमारा तीसरा अपील है। हमारा चौथा अपील है, आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनियन चाहिए ना। आपका इधर टेलीफोन से लेके क्या क्या हुआ, एक घंटे में सब लोग हमको रिपोर्टिंग कर रहा था, हम लोग भी उसमें इंटरफेयर था, आप लोग सब इसी गेट का सामने करा था, लेकिन आपका यूनियन स्ट्रॉन्ग था, आपका फेडरेशन स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो इश्यू सेटल हुआ। नहीं तो क्या होता था, डिसमिस करता था ना। इसलिए स्ट्रॉन्ग यूनियन का बहुत जरूरत है, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन का जरूरत है। आपका फेडरेशन हिंदुस्तान में नंबर 1 फेडरेशन। इसलिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन में 55% कर्मचारी एआईडीएफ का लेवल में मेंबरशिप वेरिफिकेशन में वोट डाला। दोनों फेडरेशन मिलने के बाद ही 45 में आप अकेला 55 है। तो इसलिए अभी जनवरी महीने में आने वाला मेंबरशिप वेरिफिकेशन में हम आपको अपील कर रहा हूं, फील्ड गन फैक्ट्री मजदूर यूनियन का टारगेट मिनिमम 60% होना चाहिए। मैक्सिमम 100% भी देना अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन डेमोक्रेसी है, हम इतना हम आशा नहीं कर सकता है। लेकिन हम अपील करना उन चाहते हूँ कि इस मेंबरशिप वेरिफिकेशन में भी आप मिनिमम फील्ड गन फैक्ट्री पे रिसर्च ओपन करने का समय 60% का ऊपर कर्मचारी का सपोर्ट हमारा मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन को होना चाहिए। हम आपको एआईडीएफ की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई भी इश्यू फेडरेशन छोड़ता नहीं।
आपका कोई भी विषय हो, कोई भी इश्यू हो, हम सरकार से लड़ाई करेंगे, हम आपका सीएम के लोग से लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। आप उस संघर्ष का पीछे, एडीएफ का लाल झंडे का पीछे, फील्ड मजदूर यूनियन का पीछे आप संघर्ष होइए। हमको पूरा विश्वास है, हमारा इतिहास है, हम कोई भी इश्यू लेके लड़ाई किया, उसको हमने हासिल किया, उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। इतना बोल के आप सबको नमस्कार।